पिछली जो क्लास हुई थी हमारी उसमें हमने 8वां पॉइंट देखा था, उर्दू ज़बान की आमोज़िश में अंग्रेज़ी ज़बान का बढ़ता हुआ असर। इसमें काफ़ी डिटेल में देखे थे हमने कि किस तरह से कौन कौन से असरात उर्दू ज़बान की आमोज़िश और तदरीस पर हुए और किसकी वजह से हुए, किस तरह से हुए, अंग्रेज़ी ज़बान का जो दबदबा है वो किस तरह से हुआ है, किस तरह से उसका दबदबा, अंग्रेज़ी ज़बान का दबदबा जो है वो किस तरह से कम हो सकता है, किस तरह से कम किया जा सकता है। और उसके अलावा हमने देखे थे कि आजकल जो है वो उर्दू ज़बान के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करने से हम क्या करते हैं, बाज़ मरतबा कासिर रह जाते हैं, बाद मरतबा हम क्या करते हैं, उर्दू ज़बान के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल नहीं करते, उसकी जगह क्या करते हैं, हम डेली लाइफ के इस्तेमाल में क्या करते हैं, अंग्रेज़ी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम सुबह उठ कर कहते हैं गुड मॉर्निंग, जबकि हमें जो है वो सुबह बखैर कहना चाहिए। इसी तरह से जब हम रात को सोते हैं तो हम क्या करते हैं, आम तौर पर ये बात देखी गई है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, गुड नाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हमें जो है वो शब खैर करना चाहिए। इसी तरह से जब हम कहीं जा रहे हैं, कहीं से वापस आ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, खुदा हाफिज़ वगैरह करना चाहिए। तो उसकी जगह क्या किसने जगह ले ली है, अंग्रेज़ी ने जगह ले ली है। टाटा बाय बाय वगैरह जैसे अल्फाज क्या कर रहे हैं, हम इस्तेमाल करने लगे। तो अपनी गुफ्तगू में अंग्रेज़ी का क्या कर रहे हैं, हम बेसाख्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम जो सारी चीज़ों का बेसाख्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, अंग्रेज़ी की अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो इससे क्या हुआ है कि उर्दू ज़बान की आमोजिश और तदरीस पर एक तरह से क्या हुआ है, हमला हुआ है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। पिछले लेक्चर में हम तमाम चीज़ों को तफसीलवार देख चुके हैं। अब हम इसके आगे का पॉइंट देखते हैं। अब देखिए उसके बाद हमारा 9वां पॉइंट यहाँ पर शुरू होता है, जो है मियारी ज़बान और बोली का तनाज़ा। बच्चा अपने घर में और पास पड़ोस में जो ज़बान सुनता है और बोलता है, उमूमन इसमें कवायद का लिहाज नहीं रखा जाता। इस पर दीगर ज़बान बोलने वालों का असर भी होता है। जब बच्चा स्कूल में दाखिल होता है तो इसे किताबी ज़बान सीखने पर ज़ोर दिया जाता है, जो मियारी ज़बान होती है। इस तरह बोली और मियारी ज़बान में एक फ़ासला सा नज़र आता है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि बच्चा अपने घर में और पास पड़ोस में जो ज़बान सुनता है और बोलता है, उमूमन इसमें कवायद का लिहाज नहीं रखा जाता। अब ज़ाहिर सी बात है, बच्चा जब अपने घर से माहौल से सीखता है तो कोई भी चीज़ वो कानून के हिसाब से तो नहीं सीखता। जैसे कि ज़बान के जो सारे कानून होते हैं, जो सारे कानून को फॉलो करके ज़बान सीखी जाती है या बोली जाती है, समझी जाती है, ठीक है। तो हर ज़बान के जो है वो कायद होते हैं। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि हर ज़बान का ग्रामर होता है। ग्रामर होता है तो ग्रामर्स में क्या होते हैं, उसी ज़बान के सारे कवायद समझाए जाते हैं कि कहाँ कौन सी बात करनी है, कहाँ कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आते हैं वो कवायद के अंदर आते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया था, आपको इंग्लिश के एग्ज़ाम्पल दिया था कि इंग्लिश में ग्रामर होता है, ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो सारी चीज़ों को सीख कर, तो मतलब वो सारी चीज़ों को सीख रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं, ज़बान के कवायद को सीख रहे हैं कि ज़बान जो है वो किस तरह से काम करती है, किस तरह से उसके कवायद काम करते हैं, कहाँ पर आपको कौन सी चीज़ बोलनी है, कहाँ पर आपको कौन सी चीज़ नहीं बोलनी, कहाँ कौन सा सेंटेंस बनता है, आपका सेंटेंस बनता है तो कैसा बनता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं कानून में आते हैं, ज़बान के कानून के अंदर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि बच्चा अपने घर में पास पड़ोस में जो ज़बान सुनता और बोलता है, उमूमन इसमें कायद का लिहाज नहीं रखा जाता। अब जाहिर सी बात है कि बच्चा जो है वो कहाँ से सीखता है, इससे पहले भी ये बात हो चुकी है हमारी कि बच्चा जो है वो अपने अतराफ़ से सीखता है, अपने घर वालों से सीखता है, अपने माँ बाप से सीखता है, ख़ानदान वालों से सीखता है। मादरी ज़बान जो भी होती है उसकी, वो मादरी ज़बान कहाँ से सीखता है, अपने घर ही से सीखता है, मोहल्ले से सीखता है, बच्चों के साथ खेल कूद में सीखता है। सारी चीज़ें जो होती है वो क्या करता है, एक तो वो ज़बान क्या करता है, सुनता है, ज़बान दूसरों की सुनता है,
आपको गौर से देखता है, आप क्या बात कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो आपके सारे लहज़ों को, बातों के अंदाज़ को वो क्या करता है, एक तरह से ऑब्ज़र्व करता है, देखता है कि आप जो है वो क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं और किस तरह से बोल रहे हैं। इसी सारी चीज़ों को वो क्या करता है, एक तरह से नकल करने की कोशिश करता है, जो कि आपने दोहराया है, तो उसको क्या करता है, वो दोबारा से दोहराता है वो। तो इस तरह से जो है वो ज़बान को क्या करता है, बच्चा सुनता है और फिर उसके बाद क्या करता है, बोलने की कोशिश करता है। जो वो सुनता है उसी को वो क्या करता है, वो बोलने की कोशिश। अब जाहिर सी बात है कि जब बच्चा जो है वो किसी को बोलता हुआ सुनता है, किसी को अगर बच्चा कुछ बोलता हुआ सुनता है, तो फिर जब वो उसको दोहराने की कोशिश करता है, तो इस वक्त उसको इस बात का ध्यान नहीं होता, ये अंदाज़ा नहीं होता कि वो किस तरह से उसका कानून का इस्तेमाल करे, किस तरह से उसको वो ज़बान बोलना चाहिए, कौन सा जुमला पहले आएगा, कौन सा जुमला बाद में आएगा, कहाँ आपने सवालिया निशान लगाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कवायद को सीख कर समझ में आती है। जब बच्चा आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, आपके घर में देख रहा है, आपको बातचीत करते हुए सुन रहा है, तो जब उसके ये सारी चीज़ें जो है वो समझ नहीं आती, इसका लिहाज करता है क्या, वो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो जो है वो आपसे सीख रहा है, आपको एक तरह से क्या कर रहा है, देख रहा है और आपकी क्या कर रहा है, नकल करने की कोशिश कर रहा है। तो इस वक्त क्या होता है, उमूमन ये होता है कि वो आपको सुनता है और बोलने की कोशिश करता है। अब देखिए फिर उसके आगे बताया गया है कि इस पर दीगर ज़बान बोलने वालों का असर भी होता है। जब बच्चा सुनता है, तो सुनता तो सभी को है बच्चा, ऐसा तो नहीं होगा कि किसी एक ज़बान बोलने वाले को सुनेगा बच्चा और दूसरी ज़बान बोलने वाले को ना सुने। ऐसा हो सकता है कि कान बंद कर लेता है कि बच्चा, नहीं करता। ठीक है, तो जब घर में कोई बात हो रही है तो बच्चा सुनता है, घर की बात सुनता है, उसकी मादरी ज़बान कहीं ना कहीं वो होती है। लेकिन यहाँ पर आगे बताया गया है कि इस पर दीगर ज़बान बोलने वालों का असर भी होता है। अब देखिए, आप जो मोहल्ले में रह रहे हैं, अब जाहिर सी बात है, आप जो मोहल्ले में रह रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें बेचने वाले लोग आते हैं, फेरी वाले आते हैं मोहल्ले में, जो कि अपना सामान बेचते हैं। वो कुछ आवाज़ें लगाते हैं, मोहल्ले में से गुज़रते हैं, कुछ चीज़ ले लो, फला चीज़ ले लो वगैरह चीज़ जो है वो अपने जो भी वो बेचते हैं। तो बहुत से लोग जो होते हैं उनकी ज़बानें अलग अलग होती है। बहुत से राजस्थानी वाले लोग आते हैं जो कि अपनी चीज़ें बेचते हैं, बहुत सारे इधर उधर के लोग आते हैं, बहुत सारे मराठी बोलने वाले लोग आते हैं जो कि मराठी में बोलते हैं। तो बच्चा क्या करता है, एक तरह से जिस तरह से आपके घर में आपकी ज़बान सुनता है, तो बच्चे के कान पर बाहर वाले की भी ज़बान का असर होता है। तो जो है वो बाहर से भी सारी चीज़ें जो है वो अपने कानों से असर लेता है और कहीं ना कहीं उस ज़बान को भी समझने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर उसी बात को बताया गया है कि इस पर दिगर ज़बान बोलने वालों का भी असर होता है। वो इस तरह होता है कि आपने देखे होंगे कि अक्सर जो है वो बच्चे घर में कोई चीज़ बेचना शुरू कर देते, घर में किसी चीज़ को बेचना शुरू कर देते, तो वो ऐसे नहीं बेचते। मोहल्ले में आपके कोई आकर गया होगा इससे पहले, जो कि सेम तरह की आवाज़ निकाल रहा होगा और कोई चीज़ अपनी बेच रहा होगा, तो उसी को बच्चे ने क्या किया, अपने कानों से सुना और उसी को दोहराना शुरू कर दिया आपके घर में। अब देखिए उसके आगे बताया गया है कि जब बच्चा स्कूल में दाखिल होता है तो इसे किताबी ज़बान सीखने पर ज़ोर दिया जाता है, जो मियारी ज़बान होती है। अब जाहिर सी बात है, जब बच्चा जो है वो घर से सीख कर आ रहा है किसी ज़बान को, तो वो जो ज़बान सीखता है वो अपनी कहीं ना कहीं मादरी ज़बान को सीख कर आया हुआ होता है। लेकिन जब बच्चा स्कूल में जाता है, अगर वो उसी सेम मीडियम की जो सेम मीडियम उसका मदर टंग का है, उस सेम मीडियम के अंदर भी अगर तालीम हासिल करने के लिए अगर स्कूल में जा रहा है, तो ज़रूरी है कि सिर्फ वो उसी मीडियम में पढ़ेगा। इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट है सभी को, ठीक है, कंपलसरी सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो जब बच्चा उर्दू मीडियम का है, फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू उसकी मादरी ज़बान है, तो अगर जब वो बाहर जाता है और स्कूल में उर्दू ज़बान सीखता है, तो उसके साथ क्या होगा, उसको मराठी ज़बान भी सीखना होगा, इंग्लिश ज़बान भी सीखना होगा, हिंदी भी सीखना होगा। तो उसको क्या है, एक तरह से म्यारी ज़बान सिखाई जाती है। घर पर होता है कि ये सारी चीज़ें आप कानून के हिसाब से बताते हैं कि आपको जो है वो ग्रामर इस तरह से अप्लाई करना है, इस तरह से जुमले बनाना है और फिर उनको एक साथ मिलाकर क्या करना है,
उनको बोलना है। और फिर उसके बाद में फिर आप जो है वो सवालों को बराबर आप जो है वो तरतीब भी देंगे, सवालिया निशान लगाएंगे, कहाँ ताज्जुबिया निशान आता है वहाँ ताज्जुबिया निशान भी लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो घर पर फॉलो नहीं होती, क्योंकि वो जो है वो मादरी ज़बान अपनी सीख कर आया है, अपने घर से जो है वो मादरी ज़बान सीख कर आया है, उसको सारे कवायद का इल्म होता है क्या? नहीं होता। बाद में जब वो जो उसकी मादरी ज़बान है उसका भी उसको कवायद का इल्म नहीं होता। फिर जब बाद में वो स्कूल में जाता है तो सारी उसी ज़बान का क्या करता है, एक तरह से म्यारी इल्म हासिल करता है, ज़बान को सीखता है, सारी चीज़ें जो है वो सीखता, किस तरह से सारी चीज़ें होती है, किस तरह से अलिब्बे वगैरह होते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें जो है वो सीखता है। और किस तरह से जुमले बनते हैं, किस तरह से एक तरह से जुमलों के आगे सवालिया निशान आता है, किस तरह से जो है ताजुबिया निशान आता है। तो सारी चीज़ों को वो क्या करता है, कानून के मुताबिक जो है वो सीखता है। कहाँ पर सीखता है? म्यारी ज़बान को सीखता है। कहाँ पर सीखता है? स्कूल में सीखता है। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि जब बच्चा स्कूल में दाखिल होता है तो इसे किताबी ज़बान सीखने पर ज़ोर दिया जाता है, जो मियारी ज़बान होती है। तो आपको क्या किया जाता है, बच्चों को एक तरह से किताब के ज़रिए से पढ़ाया जाता है, किताब पर ज़ोर देकर पढ़ाया जाता है कि ये जो सारी चीज़ें जो किताब में दी हुई है इसको क्या करना है, आपने एक तरह से फॉलो कर कर चलना है। उसमें क्या चीज़ें होती है, एक तरह से कानून बताए हुए होती है उसी ज़बान के कि किस तरह से सारी चीज़ें होती है, किस तरह से आपको कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, किस तरह से बोलना है, कहाँ कौन से जुमले इस्तेमाल होंगे, जुमलों में इस्तेमाल वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर बताई जाती है। एक तरह से आपको क्या किया जाती है, जो मियारी ज़बान होती है उसको सिखाया जाता है स्कूल्स के अंदर। फिर उसके आगे दिया हुआ है कि इस तरह बोली और मियारी ज़बान में एक फ़ासला सा नज़र आता है। तो इस तरह जो है वो यहाँ पर दोनों के अंदर जो है वो एक फ़ासला सा नज़र आता है। फ़ासला नज़र आता है मतलब कैसे फ़ासला नज़र आता है कि आपकी जो बोली जाने वाली ज़ुबान है, जो भी आपकी बोली होगी, जो भी आपकी मदर टंग होती है, जो भी आपके मदर टंग के हिसाब से आपके घर पर बातचीत वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें जो होती है वो एक तरफ आपके घर की हद तक। लेकिन जब आप स्कूल में आ रहे हैं तो आपको जो है वो आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, जो भी आपकी बोली है, ठीक है, जो भी आपकी मादरी ज़बान है, वो उसका तो आपको मीडियम्स के अंदर इल्म हासिल करना है। लेकिन उसके अलावा भी जो है बहुत सारी ज़बानें होती है, आपको इंग्लिश को भी सीखना होता है, आपको कहीं ना कहीं मराठी को भी सीखना होता है, हिंदी को भी सीखना होता है। तो इस तरह से जो है वो दोनों में एक बहुत बड़ा फासला सा नज़र आता है, जो कि यहाँ पर बताया गया है। अब उसके आगे बताया गया है, सरपरस्तों, असातिज़ा और तालीमी इंतज़ामिया की कोशिश होती है कि बच्चों को मियारी ज़बान की आमोज़िश की तरगीब दी जाए। अब देखिए, इससे ये बात समझ में आती है कि एक तरह से सरपरस्त जो होते हैं, गार्जियन जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, वालिदैन जो होते हैं, और उस्ताद जो होता है, और तालीमी इंतज़ामिया जो कुछ होती है, तो वो क्या करती है, बच्चों को मियारी ज़बान की आमोज़िश की तरगीब दी जाए, इस बात पर वो क्या करते हैं, ज़ोर करते हैं कि बच्चे ने जो है वो ज़बान को सीखना चाहिए और हर ज़बान का उसको इल्म आना चाहिए। तो एक तरह से क्या करते हैं, बच्चे को जो है वो इस बात की तरगीब देते हैं, तरह तरह से जो है वो उसका हौसला बुलंद करते हैं, तरह तरह से जो है वो उसको पढ़ने की तरफ जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, जिससे जो है वो मियारी ज़बान को सीख सके, एक तरह से उसको क्या हो सके कि मियारी ज़बान उसको आए समझ में। ठीक है, बोली जो जाती है ज़बान वो तो ठीक है, मादरी ज़बान है जो भी है, लेकिन उसको जो है वो दूसरी ज़बानों का भी जो इल्म है वो होना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, तरह तरह से जो है उस्ताद जो है, सरपरस्त जो है, वो कोशिशें करते हैं। अब देखिए, उसके आगे बताया गया है कि तालीम का काम ही ये है कि तलबा को मियारी ज़बान पर उबूर हासिल करने में मदद करे। तालीम का क्या काम बताया गया है यहाँ पर कि तालीम जो आप बच्चे को हासिल करवा रहे हैं स्कूल कॉलेजेस के ज़रिए से, ठीक है, तो तालीम का काम क्या है, तालीम का काम ये है कि तलबा को मियारी ज़बान पर उबूर हासिल हो जाए। एक तरह से बच्चा जो है वो जिस तरह से वो अपने घर पर बात करता है, बोली बोलता है, जो भी आपकी मादरी ज़बान है वो सारी चीज़ें, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो एक तरफ हो गई। लेकिन आपको क्या करना है कि तालीम का काम जो है वो कौन सा होना चाहिए, कि तालीम का काम ये होना चाहिए कि तलबा को, जो भी आप स्टूडेंट को ज़बान का जो मियारी ज़बान होती है
तो उसको क्या हो जाए, एक तरह से उस पर उबूर हासिल हो जाए, उसको जो है वो मियारी ज़बान मुकम्मल तौर से आ जाए, जो भी लैंग्वेज होंगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि उसका जो काम होता है वो क्या होता है कि कहीं ना कहीं मदद करने का काम होता है, मदद करना है आपको, कि तालीम का काम ये होता है कि तलबा को मियारी ज़बान पर उबूर हासिल करने में मदद करे, कि तालीम का काम ये होता है कि वो क्या कर रही है, एक तरह से मियारी ज़बान को हासिल करने में, मियारी ज़बान पर उबूर हासिल करने में क्या कर रही है, आपको मदद कर रही है। कौन कर रही है, तालीम, ठीक है। फिर उसके आगे बताया गया है, वजह यह है कि समाजी और तहजीबी सतह पर मियारी ज़बान ही मतलूब है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ये सारी चीज़ों का जो वजह है, जो मेन चीज़ यहाँ पर निकल कर आती है, इम्पोर्टेंस जो निकल कर आता है, अहमियत जो यहाँ पर बताई गई है कि उसकी वजह क्या है। मियारी ज़बान जो आप बच्चे को हासिल करवा रहे हैं, तो किस लिए करवा रहे हैं, क्या उसका मकसद है हासिल करने के पीछे का, तो उसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि वजह यह है कि समाजी और तहजीबी सतह पर मियारी ज़बान ही मतलूब है। मतलब ये कि समाज में आप देख रहे होंगे आपके आसपास जो है, और तहजीबी सतह पर एक तरह से जो है वो सिर्फ मियारी ज़बान की ही अहमियत है। क्या आपको अगर किसी ज़बान का जो है वो इल्म हासिल है, आपको जो है वो उस पर उबूर हासिल हो गया है, तो आपको जो है वो दुनिया में जो है, समाज में जो है वो एक अच्छी नज़र से देखा जाता है। जैसे कि आपको इससे पहले भी मैंने बताया था कि ज़बान की किस तरह से अहमियत होती है, क्या अहमियत होती है, आपको ज़बान सीखना क्यों ज़रूरी है। इससे पहले मैंने आपको जो ऑफ़लाइन क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने आपको एक वाक़या भी बताया था, एक एग्ज़ाम्पल देकर बताया था कि किस तरह से ज़बान की जो है वो अहमियत होती है। मैंने आपको बताया था कि एक मुशायरा था, मुशायरा जो था वो कहाँ पर था, चाइना में था। तो चाइना में जो है वो मुशायरे में पहुँचने के लिए शायर जो है वो कहाँ से निकला, हिंदुस्तान से। अब हिंदुस्तान से वो यहाँ से निकले, दो लोग साथ में थे, ठीक है, दो लोग साथ में थे। वो हिंदुस्तान से निकले कहाँ के लिए, चाइना के लिए। चाइना में जो है वो उनका आलमी जो है वो एक तरह से मुशायरा था, ठीक है। वो वहाँ पर पहुँचे चाइना में पहुँचने के बाद में उन्होंने क्या किया, एयरपोर्ट पर लैंड हुआ प्लेन, बाहर निकले वो, उनके पास एड्रेस था। एड्रेस जो था वो उनकी मादरी ज़बान में लिखा हुआ था, ठीक है, मादरी ज़बान में लिखा हुआ था कि उनको जो है वो कहाँ जाना है, एड्रेस। अब वहाँ वो पहुँचे, वहाँ पर इनकी ज़बान किसी को आती नहीं थी, और उनकी ज़बान जहाँ पर वो गए थे, चाइनीज़ ज़बान जो है वो ये दोनों को नहीं आती थी, शायर लोगों को। तो इन्होंने क्या किया कि एक तरह से अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। ज़बान नहीं आती ना, लेकिन कोई ना कोई अपनी ज़बान का जो है वो उन्होंने तलाश करने की कोशिश की। किस तरह से, कि उनकी शर्ट के जेब में जो है वो एक क्या थी, पेन थी। उन्होंने पेन को वो बाहर निकाला अपने शर्ट की जेब में से, और ऊपर हाथ कर कर बोलने लगे 5 रुपए का एक, 5 रुपए का एक पेन, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो इन एक बंदा आया और उसने क्या बोला कि हाँ मुझे चाहिए 5 रुपए का एक पेन। तो उन्होंने फिर उसको बोला कि अब बता एड्रेस कहाँ है। तो फिर उन्होंने क्या किया, एड्रेस की चिट्ठी दी उनको और एड्रेस पूछा। तो उन्होंने ये सारी चीज़ जो है वो 5 रुपए का एक पेन जो वो बेच रहे थे, किस लिए बेच रहे थे, ताकि उनकी लैंग्वेज का जानने वाला जो है वो कोई उन तक पहुँचे और वो जो है वो उससे अपना एड्रेस मालूम कर सके। तो इससे जो है वो हमको क्या बात समझ में आती है, ज़बान की अहमियत समझ में आती है कि किसी भी ज़बान की जो है वो अपने आप में जो है वो एक अहमियत है। हर ज़बान की अपनी एक अहमियत है, ज़बान चाहे कोई भी हो, ठीक है। इंग्लिश की भी उतनी अहमियत है, उर्दू की भी उतनी अहमियत है, चाइनीज़ की भी उतनी अहमियत है। तो इसी बात को यहाँ पर इस एग्ज़ाम्पल के तौर ज़रिए से बताया गया है कि ज़बान जो भी हो उसकी अपने आप में जो है वो अहमियत होती है। तो यहाँ पर आगे बताया गया है कि अगर हम बोली पर इसरार करें तो सिर्फ महाराष्ट्र ही में मराठवाड़ा, विदर्भ, खानदेश और कोंकण की बोलियों का लिसानी तनाज़ा पैदा हो जाएगा, और तलबा के लिए उर्दू मियारी ज़बान की आमोजिश व तदरीस का मसला उठ खड़ा होगा। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि सिर्फ बोली को ही हम नहीं देखते, ठीक है। बोली पर देखिए तो बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आती है, जैसे कि
महाराष्ट्र हमारी जो रियासत है, स्टेट, महाराष्ट्र जो स्टेट है उसकी बात यहाँ पर बताई गई है कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो है वो क्या है, एक मराठवाड़ा का हिस्सा है, एक विदर्भ का है, एक खानदेश का है और एक कोकण का है। ठीक है, तो ये 4 तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर 4 चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। और कोकण की बोलियों का लिसानी तनाज़ा पैदा हो जाएगा कि बोलियाँ जो है वो अलग अलग होती है। जैसे मैंने आपको इससे पहले भी ऑफलाइन क्लास में बताया था कि अलग अलग लहजा होता है बात करने का, अलग अलग एक स्टाइल जिसे बोल सकते हैं हम, बात करने का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है, एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। जैसे कि हम महाराष्ट्र की एग्जांपल यहाँ पर बताई गई है कि महाराष्ट्र में एक मराठवाड़े का हिस्सा है, विदर्भ का हिस्सा है। तो मराठवाड़े में अगर आप जाएंगे तो आपको जो है वो कहीं ना कहीं उर्दू ही बोलने को मिलेंगी, दिखेंगी। ठीक है, वहाँ के जो लोग हैं वो उर्दू बोलते हैं, लेकिन उनका जो लहजा होता है वो कहीं ना कहीं विदर्भ से जो है वो अलग होता है। जैसे मराठवाड़े में अगर आप जाएंगे और वहाँ पर अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के इंतकाल में गए, अब वहाँ का अगर कोई लोकल के एरिया वाला है तो वो क्या बोलता है कि हम मौता में आए। ठीक है, जबकि हम जो है वो इधर क्या बोलते हैं, विदर्भ के अंदर इंतकाल हो गया है किसी का तो वहाँ पर आए हैं, जनाजे में आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो कहीं ना कहीं बोली में जो है वो फ़र्क हो जाता है। फिर उसी तरह से विदर्भ का बताया गया है। ठीक है, अब देखिए म्यारी ज़बान में और बोली में जो है वो एक तरह से फ़र्क बताया गया है यहाँ पर कि किस तरह से जो है वो बोलियाँ अलग बोली जाती है, लेकिन म्यारी ज़बान जो है वो सभी को जो है वो एक बताई जाती है, एक ही सिखाई जाती है। अब देखिए उसके बाद विदर्भ की जो बात आती है तो वो मराठवाड़े से कहीं ना कहीं विदर्भ का जो है वो बोली का जो है वो बोलने का जो लहजा होता है लोगों का वो कहीं ना कहीं उर्दू ही बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एक दूसरे से अलग होता है। इसी तरह से खानदेशी, कोकणी बोलियाँ जो है वो एक तरह से लिसानी जो तनाज़ा होता है उनका वो एक दूसरे से क्या होता है, अलग होता है, मुख्तलिफ होता है। जैसे कि मैंने इससे भी पहले बताया था आपको कि बाज़ मर्तबा लोग क्या बोलते हैं, हाव। हाव क्या है, कुछ नहीं। ठीक है, एक तरह से बोली का हिस्सा है। हाँ होता है, उर्दू में जो है वो हाँ होता है, हाव नहीं होता, जी हाँ होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो बताया गया है। उसके अलावा एक दूसरी एग्जांपल देखे थे हमने, आरा। आरा क्या होता है, आरा कोई लफ्ज़ है ही नहीं, आ रहा हूँ। ठीक है, आ रही हूँ। तो ये जो है वो एक तरह से म्यारी ज़बान होती है जो सभी को सिखाई जाती है। तो यहाँ पर जो है वो इसी मसले को जो है वो बताया गया है कि किस तरह से महाराष्ट्र ही में मराठवाड़ा, विदर्भ, खानदेश और कोकण की बोलियों का लिसानी तनाज़ा पैदा हो जाएगा कि सारे जो लोग होते हैं, चारों जो अलग अलग हिस्से के जो लोग हैं वो अलग अलग बोलियाँ बोलते हैं, लेकिन इनको जो है वो उर्दू ज़बान इनकी मदर टंग है, तो म्यारी ज़बान का इनको कहीं ना कहीं इल्म हासिल करना होगा। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। और तलबा के लिए उर्दू म्यारी ज़बान की आमोजिश व तदरीस का मसला उठ खड़ा होगा। किस वक्त उठ खड़ा होगा मसला, कि जब बोलियों को जो है वो आप एक तरह से अपनी म्यारी ज़बान में शुरू कर दे इस्तेमाल करना। म्यारी ज़बान जो होती है वो बोली से कहीं ना कहीं कुछ हद तक अलग होती है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि हाव, हाव नहीं होता है, बोली के अंदर जो है वो हाव होता है, लेकिन जब आप म्यारी ज़बान सीख रहे हैं तो उसके अंदर हाँ होता है। ठीक है, इसी तरह से आ रहा नहीं होता है, आ रहा हूँ होता है। तो म्यारी ज़बान में और बोली में एक तरह से जो फ़र्क है वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है कि एक तरह से ज़बान की आमोजिश और तदरीस का जो है वो मसला उठ खड़ा होता है। एक तरह से म्यारी ज़बान जो होती है वो सीखने में कहीं ना कहीं एक मसला पेश आता है। तो ठीक है, यहाँ पर जो है वो हमारी क्लास ख़त्म होती है। इंशाल्लाह जो है वो हम अगले लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।